हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग खुद ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए और फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। तो आप पढ़ चुके हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए O2 माइनस है, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। F माइनस में 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। Na प्लस में 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। Mg2 प्लस में 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो एक फर्स्ट ऑप्शन में चारों में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinitely thickness dr। आप देख सकते हो, अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा, हम लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये उसी का है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का आपको याद हो एक्सप्रेशन, साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर R होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे R जीरो होगा, यानी कि पूरे टर्म का प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी कि जो कर्व है ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। इसलिए A और C ऑप्शन गलत है, क्योंकि कर्व ऑरिजिन से स्टार्ट होना है। तो आप देख सकते हो ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। अब बच्चा B और D ऑप्शन, तो ये सेमी सर्किल, ये गलत है। अगर आपको याद होगा तो 1s ऑर्बिटल का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह का था, तो ये आंसर सही है। बी इसलिए गलत है क्योंकि सेमी सर्किल नहीं था, कुछ ऐसा कर्व था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको कहते हैं, मैथ से पढ़िएगा आप लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, तो कुछ इस तरह का कर्व था। तो बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है रेडियस का एक्सप्रेशन होता है n स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट। सेकंड ऑर्बिट है तो 2 स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1 है, जेड 1 होगा इनटू ए नॉट, तो ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 4a नॉट। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो mvr इक्वल टू हो जाएगा nh बाई 2 पाई। सेकंड ऑर्बिट है तो n2 पुट कर दो तो 2h बाई 2 पाई। रेडियस का वैल्यू को पता चल चुका है यहाँ पे 4a नॉट, तो v क्या हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा, तो v हो जाएगा h बाई पाई इंटू m इंटू आर, यहां से इधर ले आए, r क्या है 4a नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। आप देख सकते हो v का स्क्वायर करोगे तो नीचे 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। 32 कौन से एक्सप्रेशन में है, सी वाले में है, आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, अलग घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए 2012 का मतलब है ये जेईई एडवांस 2012 में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है कंपटीशन में। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 1998 के जेईई एडवांस में आया था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम है, तो Z1 हो जाएगा, यानी कि -13.6 अपॉन n स्क्वायर। n होता है ऑर्बिट नंबर, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो जाएगा एनर्जी -13.6, n इक्वल टू 2 के लिए -3.4, 3 के लिए -1.51। तो क्या क्या सही होगा, a सही है, b सही है, c और b गलत है, क्योंकि याद रखिएगा n ऑर्बिट है और ऑर्बिट नंबर हमेशा इंटीजर होता है, ऑर्बिट नंबर कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको लास्ट क्लासेस साफ साफ बताए थे, ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, आपको याद होगा आर्गन 3d5 4s1। आप नोट्स देख लीजिएगा, साफ साफ बताए थे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होते हैं।
बी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में है वन नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही है, आपको पता है m का वैल्यू होता है -l टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, तो एल तो हो सकता है पॉजिटिव, तो एल पॉजिटिव होगा तो माइनस एल क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बिल्कुल सही है एम नेगेटिव हो सकता है। सी है कि इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन ऑफ 1 राइट। तो देखिए आपको एटॉमिक नंबर 47 दिया है, तो पहले आप इसका सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। तो देखो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, तो जस्ट पहले नोबल गैस है क्रिप्टन, तो क्रिप्टन लिख दिए, तो 36 का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो सिल्वर है कॉपर के जस्ट नीचे है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का होता है 4d10 5s1। सिल्वर जो है पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, तो सिल्वर कॉपर के जस्ट नीचे होता है। इसमें होता है 3d10 4s1, तो इसमें हो जाएगा 4d10 5s1। तो आप देख सकते हो d10 सिस्टम है, मतलब इसमें सारा क्या है पेयर्ड है, और s1 देख लो तो ये एक अनपेयर्ड है। तो यहां तक क्रिप्टन का 36 और यहाँ पर 10, तो 36 जो 36% 46 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे पेयर्ड है। तो सारे पेयर्ड का मतलब है एक ऊपर होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब 23 क्लॉकवाइज और 23 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी एक है जो पहला है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 24 इलेक्ट्रॉन से उनका स्पिन एक तरह का होगा और 23 है उनका स्पिन एक तरह का होगा, तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्रिप्टन और 4d10 को जोड़ दीजिए तो 36% 46 है, यहाँ तक सारा पेयर्ड है, मतलब 23 एक स्पिन, 23 दूसरा स्पिन, और जो लास्ट है 5s1 में इलेक्ट्रॉन वो अलग स्पिन होगा एक, तो चाहे कोई भी टाइप का हो, 23 + 1 24 हो जाएगा, तो 24 स्पिन एक तरह का, बाकी 23 स्पिन अलग टाइप का। और डी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HN3, बिल्कुल गलत है, पढ़ चुके हो रेडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, तो 3 × x + 1 और इक्वल टू 0 होगा, x -1/3 है होता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या है A B C। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मल्टीपल करेक्ट है उसमें तीनों ऑप्शन लगाओगे तभी मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक भी नहीं लगाए, मान लो आप आंसर ए बी ही लगाए, तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको सारा सही लगाना पड़ेगा, यानी ए बी सी तीनों लगाओगे तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद होगा, होता है 1s2 2s2 2p3, और आपको पता है पी में पहले सब सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, और खासकर ये होता है कि पहले जो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे सबका स्पिन सेम होगा, चाहे ये ऊपर होंगे चाहे ये नीचे होंगे। ये गलत है, अगर ऊपर है तो तीनों ऊपर होगा, नीचे ये देखो ये सही है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा सही ए होगा। जनरली बाय कन्वेंशन हम पहला ऊपर ही दिखाते हैं, लेकिन डी में भी कोई गलती नहीं है, पहले बता रहे हैं। अगर सिंगल करेक्ट है तो आंसर ए होता, लेकिन मल्टीपल करेक्ट है तो आंसर ए और डी दोनों सही है, लेकिन बी और सी गलत है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे नहीं दिखा सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप ऊपर दिखाओ तो सब ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ तो सब नीचे दिखाओ। अगला है wavelength of high energy frequency of hydrogen atom is 91.2 nanometer. Calculate the corresponding wavelength of helium atom. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़े हो फॉर्मूला वेव नंबर का, रिडबर्ग कांस्टेंट एक्सप्रेशन वाला, कि याद होगा आपको फॉर्मूला RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। देखिए 1 वेव नंबर होता है RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। तो देखिए ट्रांजिशन सेम है, यानी कि n1 n2 सेम रहेगा, और रिडबर्ग कांस्टेंट सेम होता है, यानी कि आपको ये कह सकते हो कि जो 1/λ है वो प्रोपोर्शनल टू Z² है। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से आप ये कर सकते हो 1/λ इक्वल टू k इंटू Z², k कांस्टेंट है, यानी कि λ1 Z1² इक्वल टू λ2 Z2²। अब आप देख लो,
हाइड्रोजन एटम के लिए वेवलेंथ है 91.2 नैनोमीटर, यानी कि 91.2 हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा। लैम्डा 2 निकालना है हीलियम के लिए, और हीलियम एन का एटॉमिक नंबर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कर लो। लैम्डा 2 हो जाएगा 91.2 अपॉन 4 which is equal to 22.8 नैनोमीटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, हीलियम एटम नहीं, हीलियम प्लस होना चाहिए, हीलियम प्लस आयन होना चाहिए, क्योंकि हीलियम एटम के लिए ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन उन्हीं एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि बोर मॉडल को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ रेडियस। सिंपल, देखिए एक्सप्रेशन आपको पता होगा वेलोसिटी का, तो काफी देख रहे हैं आप, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2005 का मतलब है ये जेई एडवांस 2005 में आया था। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी एक्सप्रेशन आपको पता है 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन एटम है, Z1 पुट कर दीजिए, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 पुट कर दीजिए, हो जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन पता होगा आपको, लैम्डा होता है h/mv। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। वेलोसिटी यहाँ से आप कैलकुलेट कर ही लिए हो, पुट कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, हाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो √L इंटू L+1 h/2π। और देखिए p ऑर्बिटल है, क्या है, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए L1 होता है, वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 इंटू 2 √1 इंटू 2 h/2π, यानी कि √2 h/2π। ये क्वेश्चन देखिए बहुत देखने से देख रहे हो बहुत डरावना क्वेश्चन है। आपको साई का एक्सप्रेशन दिया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से साई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत डरावना है, बच्चे लोग देख के इस क्वेश्चन को डर जाते हैं और अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफी इजी है। इफ द रेडियल नोड इन 2s बी एट r0 फाइंड r0 इन टर्म्स ऑफ a0। तो देखिए रेडियल नोड दिया, आपको बताए थे लास्ट लेक्चर आप पढ़े होंगे तो साफ साफ बताए थे, रेडियल नोड वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी कि साई स्क्वायर 0 हो। साई स्क्वायर 0 का मतलब साई 0 का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और पूरा एक्सप्रेशन 0 का मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। देखिए ये तो कांस्टेंट 0 नहीं हुआ, ये एक्सपोनेंशियल है, और ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल 0 होता है इन्फिनिटी पे, यहाँ हम इनफाइनाइट कंसीडर नहीं करेंगे, हमको नॉर्मल टर्म कंसीडर करना है। तो ये वाला बीच वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस r0/a0 इक्वल टू 0 हो गया। तो सॉल्व कर लोगे तो r0/a0 2 हो जाएगा, तो r0 इक्वल टू 2a0 हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, नोड है तो साई स्क्वायर 0 यानी कि साई 0, और साई 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, तो ये पूरा टर्म तभी 0 होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, ये एक्सपोनेंशियल है, ये 0 हो सकता है लेकिन ये इनफाइनाइट होता है, और हम इनफाइनाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमको नॉर्मल वैल्यू चाहिए, तो वो तो तभी हो जब ये टर्म 0 होगा। तो ये तब होगा 0 जब 2 माइनस r0/a0 0 हो जाए, और r0/a0 2 हो जाएगा, तो r0 इक्वल टू 2a0 है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चे इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करते, देख कर डर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नोड दिया रहे मतलब साई स्क्वायर 0 है, साई स्क्वायर 0 मतलब साई 0, जो भी टर्म होगा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर बाई चांस बहुत सिंपल टर्म था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, तो आपको सिंपली उसको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक को या लीनियर इक्वेशन को 0 कर देना होता है और सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एडवांस में आया हुआ है, 2012 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको लिखा है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है और स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट। देखिए इसीलिए बोले नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट का मतलब होता है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल यानी कि L0, और लिखा हुआ है S1 विथ 1 रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला याद हो आपको, n माइनस L-1 इक्वल टू 0, और s ऑर्बिटल है तो L हो जाएगा क्या, L हो जाएगा आपको 0, s ऑर्बिटल L0 होता है तो वैल्यू पुट कर दो, n इक्वल टू हो जाएगा आपको L0 है, अच्छा 1 रेडियल नोड, सॉरी 1 रेडियल नोड है तो यहाँ 1 होगा, n माइनस L-1 इक्वल टू 1, L0 है तो n आपको 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 0 है, मतलब 2s ऑर्बिटल है, क्या है 2s।
तो आपको S1 है 2s और लिख रहा है अपॉन एब्सॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोज ट्रांजिशन टू स्टेट S2 द स्टेट S2 हैज वन रेडियल लोड, मतलब एक रेडियल लोड है एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो देखिए हाइड्रोजन लिथियम आयन की बात कर रहे हैं, अच्छा इट्स इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए आपको लिथियम आयन के लिए -13.6 इंटू लिथियम आयन का जेड क्या होगा 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम है तो -13.6, हाइड्रोजन है तो जेड क्या होगा 1 और एन भी क्या होगा 1। ठीक है, दोनों इक्वल है। लिथियम आयन के लिए आपको एन फाइंड करना है और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, सॉल्व कर लोगे तो एन आ जाएगा 3, एन क्या आ जाएगा 3 और आपको दिया हुआ है 1 रेडियल लोड। तो रेडियल लोड का फिर से एक्सप्रेशन देख लो, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 1, n है 3, सॉल्व कर लोगे l आ जाएगा 1, तो l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल। क्या हो गया p ऑर्बिटल। l इक्वल टू 1 बताओ, l इक्वल टू 1 p के लिए होता है यानी कि 3p। तो पहला क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। द एनर्जी ऑफ स्टेट S1 सबको पता है फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है ना आपको एनर्जी का। स्टेट S1 क्या था 2s, एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लीजिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लिथियम आयन है तो जेड 3 हो जाएगा, 2s के लिए n2 है यानी कि 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यानी कि 9/4 यानी कि 2.25। देखिएगा हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में करना था तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फाइंड करना था, तो लिथियम के लिए जेड 3 होता है और जहां पे निकाल ली हम S1 2s होगा तो n2 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 9/4 यानी कि 2.25। अगला आपको पता है स्टेट S1 कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्टेट S1 2s है, ये सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, तो स्टेट S1 इज 2s आप तुरंत टिक कर दो। और तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए इसमें बहुत बच्चे गलती किए थे, आप ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे S2 था 3p, तो क्वांटम नंबर पूछ रहा है तो p के लिए l क्या होता है 1, तो सिंपली है L1। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर पूछ रहा है, और 3s2 का हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए S2 यहाँ पे निकाल चुके हैं, S2 3p है तो p के लिए l क्या होता है 1, L1 हो गया। तो देखिए 3 क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला अच्छे से याद है, तुरंत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। हाँ अब देखिए कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आपको वर्क फंक्शन कुछ मेटल के दिए हैं, आप देख सकते हो मेटल्स और मेटल्स आप पढ़े हैं, तो आपको वर्क फंक्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है, और आपको लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है। देखिए लाइट का आपको वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर। अगर आपको याद होगा नोट्स में हम साफ साफ लिखवाए थे, एनर्जी फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर। आप चेक कीजिएगा नोट्स, हम साफ साफ लिखवाए थे लैम्डा नैनोमीटर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1240 या 300 नैनोमीटर है, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप पढ़े हो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो आपका एक तरह से लिख सकते हो जो फोटोन का एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि जो फोटोन का एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या हो ज्यादा। ध्यान रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो आपको फोटोन की एनर्जी है 4.11 और आपको वर्क फंक्शन दिया है, तो देख सकते हो आप एलआई का वर्क फंक्शन 2.4, 4.11 2.4 से ज्यादा है तो इसका होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ वर्क फंक्शन 4.11 से ज्यादा है तो यहाँ नहीं हो पाएगा,
यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो देख रहे बहुत सिंपल क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मेनली ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो फोटोन का एनर्जी हम सिंपल फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ये नोट्स लिख लीजिएगा, फॉर्मूला में लिखवाए हैं। फोटोन की एनर्जी होता है 1240 बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और सोल्व कर लिए तो फोटोन की एनर्जी आ गया 4.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर वर्क फंक्शन 4.11 से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वर्क फंक्शन 4.11 से कम इन चार के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Mg, तो आंसर होगा 4। आपको नंबर ऑफ मेटल्स पूछा है, आंसर क्या होगा 4। अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। देखिए आपको पता है, पढ़ चुके हो कि अगर n इक्वल टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 into 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। और 18 इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है आधे होते हैं क्लॉकवाइज और आधे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आधे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms प्लस हाफ होगा और आधे के लिए ms माइनस हाफ। आंसर क्या हो जाएगा 9। ध्यान रखिएगा ms यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, तो 18 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 9 के लिए ms प्लस हाफ हो जाएगा और 9 के लिए देख सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से हम बोलेंगे, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए और फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। तो देखिए आपको n इक्वल टू 4 दिया है और मॉडेम ml है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो मॉडेम 1 है, यानी कि m होगा माइनस हाफ और प्लस हाफ। ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए n इक्वल टू 4 है तो कौन कौन सा है सब सेल, s, p, d और f। s के लिए m केवल 0 होता है, हाँ p के लिए m होता है -1, 0, +1। आप क्वांटम नंबर का नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, साफ साफ बताए हैं। हाँ d के लिए m होता है -2, -1, 0, +1, +2। f के लिए होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो m माइनस हाफ प्लस हाफ किसके किसके लिए है, देख लो, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, फिर ये ऑर्बिटल हो गया और ये ऑर्बिटल हो गया। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 ऑर्बिटल में m-1 हो सकता है, +1 हो सकता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में चाहिए 16 × 2 = 12। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दिया है, ms = -हाफ, मतलब चाहे क्लॉकवाइज होगा या केवल एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों नहीं पॉसिबल है, -हाफ दे दिया है, यानी कि 12 + 2 = 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस में बहुत कम बच्चे कर पाए थे, 2015 क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कम बच्चे कर पाए थे क्वेश्चन। देख लीजिए आप, सबसे पहले नंबर नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, the degeneracy of second excited state n = 3 of hydrogen atom is 9, while the degeneracy of second excited state of H-। देखिए H- है, H- का मतलब है इलेक्ट्रॉन हो गया 1 + 1 = 2। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ बॉब प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, पॉलिश-क्रूजर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, 1s, 2s, 2p। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, यह एनर्जी n पे भी डिपेंड करेगा और l पे भी। तो 1s, 2s, 2p। तो देख लीजिए, तो H- है पर, तो पहले होता है H- 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2। लेकिन यहां बात कर रहा है आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हो हायर एनर्जी स्टेट में। ये देख लो आप, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, तो मान लीजिए 1s का इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो देखिए 1s से 2s में जंप करता तो होता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लेकिन 2p में जंप करेगा तो होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए 2p में वो 2px में भी हो सकता है, 2py में भी हो सकता है, 2pz में भी हो सकता है, मतलब तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, इसलिए डिजेनरेसी क्या हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है,
तो टी जनरेसी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2px 2py और 2pz तीनों की एनर्जी सेम होता है, और डीजेनरेसी होता है, साथ साथ लास्ट लेक्चर में देखिएगा बताए थे, डीजेनरेसी होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो 2px 2py 2pz तीनों का एनर्जी सेम है, इसलिए डीजेनरेसी होगा 3। ठीक है ना। हाँ, अगर ये बोर मॉडल फॉलो करता तो 2s और 2p का एनर्जी सेम होता, क्योंकि बोर मॉडल में एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ h माइनस n 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमको पता है बोर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम फिर से सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस स्लाइड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर कर लीजिएगा, तो ये सारे प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में आए हुए हैं, और ये आपके एक तरह से अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आज के लिए आपको कोई हम असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको होमवर्क यही होगा कि आप इस स्लाइड के क्वेश्चन सारे कर लीजिए और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में करीब 74 क्वेश्चंस है, वो भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जेईई मेंस के लिए काफी एप्लीकेबल होगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।